और बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 41 और यह व्याकरण खंड है बच्चों। इसमें आपको आज समास पढ़ने को मिलेगा। समास हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप बहुत मन लगाकर इसको देखिए क्योंकि पूरी जिंदगी काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास क्या होता है इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर, वर्ण समझते हैं, वर्ण अक्षर को बोलते हैं और शब्द वर्णों के मेल से जो बनते हैं उनको शब्द बोलते हैं। तो वर्णों को जोड़कर या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। जोड़कर बनाने का योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। आप जानते हैं कि आजकल के मनुष्य तो बहुत ज़्यादा नए शब्द बनाते हैं। जैसे आपने हिंग्लिश शब्द सुना होगा, हिंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला। तो इस तरह से हिंदी में भी हिंदी और हिंदी मिला करके या फिर कुछ और मिलाकर बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं और इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। 2 या 3 शब्दों या पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं। पद समझते हैं कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द होते हैं उनको पद बोलते हैं। तो संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। मतलब कि 2 शब्दों को जोड़ दीजिए, 2 पदों को जोड़ दीजिए और इस तरह से कोई छोटा सा शब्द बना लीजिए। 2-3 पदों को जोड़कर कोई एक छोटा सा शब्द बना लीजिए, तो वह जो नया शब्द बनकर आता है उसको समास कहते हैं। समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। समझ गए? एक लाइन में समास का मतलब होता है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच का विभक्ति या परसर्ग चिन्ह हटा दिया जाता है। समास के नियमों से बने शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियम से जो शब्द बनते हैं वह समस्त पद कहलाते हैं या समासिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर को छोटा करने के लिए बीच के विभक्ति या परसर्ग चिन्ह के लिए को हटाकर रसोई घर बना दिया जाता है। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या समासिक पद है। संस्कृत के समास में 2 या 2 से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उनके वाक्य बड़े और कठिन लगते हैं। जबकि हिंदी में अधिकतर 2 पदों का समास होता है। पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पदों में समास के साथ कभी कभी उनके वर्गों में संधि भी होती है और समस्त पद के विभिन्न पदों को उसके विभक्ति के साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे तुलसी कृत का विग्रह तुलसी द्वारा कृत। तो इस ढंग से हम लोग समझ गए कि किस तरह से पदों और शब्दों को जोड़कर समास बनाया जाता है, उसको समस्त पद कहते हैं। और उस समस्त पद को विभक्ति के साथ अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो आज हम लोग अलग अलग समास और उससे जुड़े पदों और फिर उनको विग्रह करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ समास के प्रकार हैं या भेद हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद हो गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके इन समास को हम समझते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है? इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय समझते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वैसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि। तो ये शब्द अगर पहले लगे होंगे तो समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास है। एक ही शब्द 2 बार प्रयोग करने पर भी अव्ययी भाव होता है। जैसे घर घर, द्वार द्वार, नगरी नगरी। तो ये क्या हो गया? ये अव्ययी भाव हो गया। और घर घर का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक घर। द्वार द्वार मतलब प्रत्येक द्वार। तो इस तरह से अव्ययी भाव हो गया। अब इसका उदाहरण देखिए कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। जैसे आजन्म, तो जन्म पर्यंत,
यथावधि, अवधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले अव्यय पद जुड़ा हुआ है, अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, पहला पद, और यह प्रधान भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जिस तरह अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता था, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति या कारक चिन्ह का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता का प्रयोग क्या होता है? ने। और संबोधन का प्रयोग क्या होता है? हे, अरे, अहो। तो इन दोनों को छोड़कर, कर्ता और संबोधन कारक के चिन्हों को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक का प्रयोग होगा। कर्म कारक का क्या होता है? को, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक, इन सभी के चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। इसी के आधार पर इनके उपभेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ है कि इसका उदाहरण कि विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला था। इसमें क्या है? इसमें दूसरा पद, अंतिम पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। कर्मधारय समास में समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसको आप पहचानिएगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, जो उसकी विशेषता बताता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल, तो चरण रूपी कमल। इस समास में से व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है और इसका उदाहरण है नील कमल, मतलब नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो इस तरह से यह हो गया, जिसमें हम लोग किसी रूपक का प्रयोग करते हैं, फिर से उपमान उपमेय का प्रयोग करते हैं, विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हैं, तो वह कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, किसी नए अर्थ का नहीं। जैसे बहुब्रीहि समास में नया अर्थ देखा जाता है, उस तरह से द्विगु समास में नहीं होता है। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तो इस तरह से समूह और समाहार लगाकर इसका विग्रह किया जाता है। और उसके बाद अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी काफी आसान है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर बीच में और या का प्रयोग होता है। या, और तथा योजक शब्द भी कहे जाते हैं। जैसे ठंडा गरम, ठंडा और गरम। तो इस तरह से द्वंद्व समास होता है और द्वंद्व समास का उदाहरण हमेशा जोड़े के रूप में होता है। जैसे सीताराम, खरा खोटा, अन्न जल। तो सीता और राम, खरा या खोटा, अन्न और जल। इस तरह से इसका विग्रह भी होता है। नेक्स्ट है उसके बाद छठा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है। विग्रह करने पर वाला है जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यह तीसरे व्यक्ति रावण के बारे में बता रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यह भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से जब किसी तीसरे व्यक्ति को डिनोट किया जाएगा, उसका पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
अब है कुछ प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और दूसरा है निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। यहाँ पहला है कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहला है माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। दूसरा है आशुतोष, आशुतोष का विग्रह होगा शीघ्र प्रसन्न होने वाला, ये बहुब्रीहि समास है, इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। और उसके बाद है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास। पंच तत्व, पांच तत्वों से बना, इसमें शुरू में अंक आ रहा है तो यह द्विगु समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसमें तीसरा पद प्रधान है तो यह बहुव्रीहि समास होगा। भरपेट, पेट भरकर, और इसमें आगे अव्यय लगा हुआ है इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो नवरात्रियों का समूह, नवरात्र, यह द्विगु समास हो गया। उसके बाद है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास हो गया। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, इसमें अंतिम पद प्रधान है इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। दो सूतों का समूह, दुसुत्ति, यह द्विगु समास हो गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यह तत्पुरुष समास हो गया। और धनहीन, धन से हीन, यह भी तत्पुरुष समास हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये समासिक वर्कशीट, मतलब समास की वर्कशीट समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।